हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लेसन 1 कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लेसन 2 कंप्लीट कर रहे हैं। और लेसन 2 में भी हमने काफ़ी पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज हम फ्रेंड्स देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था उसमें जिन सामाजिक समूहों ने भाग लिया उनके लिए इस आंदोलन के क्या मायने थे। तो आज का जो ये लेक्चर है फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में ये शॉर्ट या फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के रूप में आपको मिल सकता है। जैसा कि यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन भी दिया गया है कि व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, यानी जो विभिन्न सोशल ग्रुप हैं समाज के, सोसाइटी के, उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, यानी जिन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट या फिर लॉन्ग टाइप के रूप में आपका ये वाला लेक्चर आपको मिल सकता है। तो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट, यानी जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, उनके लिए इस आंदोलन के क्या मायने थे, आखिर में उनका उद्देश्य क्या था, उन लोगों ने आंदोलन में क्यों भाग लिया। तो लेट अस नाउ लुक at the different social groups that participated in the civil disobedience movement, यानी जिन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया, जिन सामाजिक समूहों ने, आइए उन पर नज़र डालते हैं। तो उनमें कौन लोग थे, जैसे आपके जो गरीब किसान हैं, जो मज़दूर वर्ग थे, जो उद्योगों में काम करने वाले थे, ठीक है, और जो व्यवसायी वर्ग हैं, महिलाओं ने भी भाग लिया। तो इन लोगों ने इस आंदोलन में क्यों भाग लिया, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, इन लोगों ने आंदोलन को क्यों ज्वाइन किया। एंड व्हाट वेयर देयर आइडल्स, यानी इनके क्या सिद्धांत थे, इस आंदोलन को लेकर के इन लोगों ने आंदोलन में भाग क्यों लिया। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी लोग, जितने भी सामाजिक समूह थे जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, सभी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। तो इन द कंट्री साइड, यानी अगर हम गांव देहात की बात करें तो रिच पीजेंस कम्युनिटी, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस सोशल ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है वो है जो अमीर किसान थे गांव में। तो इन द कंट्री साइड, यानी गांव देहात में जो रिच किसान थे, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, लाइक द पटीदार ऑफ गुजरात, गुजरात के जो पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट। ठीक है, तो किसानों का ये जो दो समुदाय है, ये क्या था, अमीर किसान का समुदाय था। तो वेयर एक्टिव इन द मूवमेंट, तो जो अमीर किसान थे, जो अमीर किसान वर्ग था, वे लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। वेयर एक्टिव इन द मूवमेंट, ये लोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, तो इनके द्वारा क्या किया जाता था, ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाता था जो कि कॉमर्शियल थे, यानी उनको बाज़ार में बेचा जाता था मुनाफे के लिए। तो बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर होने के नाते, दे वेयर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। ठीक है, तो जब क्या हुआ कि व्यापार में मंदी आ गई तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जो रिच पीजेंट्स हैं उनके ऊपर देखने को मिला। एंड फॉलिंग प्राइजेस, और जब मंदी आई आर्थिक तौर पर तो जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो प्राइस हैं उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया। तो इनके जो वस्तुएं थीं वो मार्केट में बहुत कम दामों में जा रहे थे, तो उससे इनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। तो एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, तो क्या हुआ, धीरे धीरे इनका जो
कैश आ रहा था, जो मुनाफा, जो पैसा आ रहा था, धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो गया। तो दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। तो क्या हुआ, अब जो अमीर किसान हैं वे लोग क्या कर रहे थे, सरकार को रेवेन्यू दे रहे थे, पैसा टैक्स दे रहे थे, लगान दे रहे थे। तो अब वो क्या कर पा रहे थे, सरकार को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड। तो साथ ही क्या हो रहा था कि जब इनके वस्तुओं के दाम मार्केट में घट गए तो ये लोग लगान जो है सरकार को नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जो सरकार है उसने लगान को कम करने से मना कर दिया। ठीक है, द गवर्नमेंट जो था उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम लोग रेवेन्यू जो है वो लेंगे, हम लोग लगान में कटौती नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, तो जो रेवेन्यू डिमांड है लेड टू द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। तो इससे जो अमीर किसान थे उनके अंदर जो है सरकार के प्रति आक्रोश आ गया। दीज रिच पीजेंट्स बिकेम इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो इस प्रकार से उन्हें लगा कि अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेंगे और अगर हम लोग जो है अपने इस मूवमेंट में सफल हो जाते हैं तो हमें जो है सरकार को रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जो अमीर किसान हैं उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि उन्हें सरकार को लगान नहीं देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, इन लोगों ने अपने समुदाय को संगठित करना स्टार्ट कर दिया, यानी एक दूसरे को ये लोग आंदोलन से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स, यानी जो लोग आंदोलन से नहीं जुड़ना चाहते थे उनको भी ये लोग ज़बरदस्ती जो है आंदोलन से जोड़ देते हैं। टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम्स। ठीक है, इन लोगों को वही मतलब है कि इन लोगों को जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग बायकॉट कर रहे थे आंदोलन का उनको भी ये लोग क्या करते हैं, आंदोलन से जोड़ देते हैं। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अमीर किसानों के लिए जो स्वराज है उसका मतलब क्या था, स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, सरकार के द्वारा जो ज़्यादा मात्रा में लगान लिया जा रहा था, जो लगान की दर बहुत ऊंची थी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। बट दे वेयर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। लेकिन आपने देखा था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हिंसक होने लगा था तो महात्मा गांधी ने उसको रोक दिया था 1931 में। तो जब 1931 में महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था तो ये जो अमीर किसान हैं, ये जो अमीर किसान का वर्ग था, ये लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता है। विदाउट द रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज, यानी इनका जो मकसद है उसमें ये लोग सफल भी नहीं हुए थे और महात्मा गांधी जी ने बिना इनको इन्फॉर्म किए क्या किया था, आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इससे ये लोग जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रिस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। लेकिन आपको पता है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि महात्मा गांधी ने 1932 में सीडीएम को वापस से स्टार्ट करते हैं। तो जब महात्मा गांधी दोबारा से सीडीएम को स्टार्ट करते हैं तो ये जो अमीर किसान का वर्ग है, इन लोगों में पहले जैसा जोश और उत्साह सीडीएम को लेकर के नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा अमीर किसानों के लिए स्वराज का क्या मतलब था। अब हम देखेंगे गरीब किसानों के लिए स्वराज का क्या मतलब था। द पुअर पीजेंट्री वेयर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, यानी जो गरीब किसान हैं इनकी दो मांगे होती हैं। पहला क्या होता है, पहला तो जो गरीब किसान हैं इनकी भी डिमांड वही रहती है कि जो लगान है उसको कम कर दिया जाए, लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, यानी जो लगान की दर है उसको कम कर दिया जाए। और दूसरा कह रहे हैं कि मैनी ऑफ देम वेयर स्मॉल टेनेंट्स। ठीक है, ये जो छोटे किसान थे, जो गरीब किसान हैं, ये लोग क्या करते हैं, किराए पर खेती करते थे, ज़मीन को पट्टे पर लेकर के उस पर खेती किया करते थे। तो मैनी ऑफ देम वेयर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड, यानी ज़मींदारों से क्या करते थे, ये लोग पट्टे पर ज़मीन लेकर के उसको
खेती किया करते थे और उसका भाड़ा जो है वो ज़मींदारों को दिया करते थे। तो गरीब किसान चाहते थे कि हमें सरकार को लगान भी कम देना पड़े और ज़मींदारों को क्या करना पड़े, भाड़ा ज़मीन का कम देना पड़े। तो इनकी दो डिमांड है, ठीक है। तो एज़ द डिप्रेशन कंटिन्यूड, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मंदी है वो जारी रहती है सोसाइटी में, एंड कैश इनकम ड्विंडल्ड, और जो किसानों को नकदी प्राप्त हो रहा था उसमें भी कमी आ गई थी। तो द स्मॉल टेनेंट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट। तो जो छोटे किसान हैं वे लोग क्या कर रहे थे, उनको ज़मींदारों को भाड़ा देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, यानी इनका क्या डिमांड था कि इनको ज़मींदारों को रेंट नहीं देना पड़े, भाड़ा ना देना पड़े। दे ज्वाइन अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो रेडिकल मूवमेंट्स हो रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी के तहत, सुभाष चंद्र बोस जी के तहत, उसमें ये लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफन लीड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, यानी जो समाजवादी, जो साम्यवादी नेता होते हैं उनके द्वारा जो रेडिकल मूवमेंट चलाया जाता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। छोटे किसान हालांकि उसमें बार बार भाग लेते हैं। अप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेंगे कि जो कांग्रेस होता है वो उद्योगपतियों को ज़्यादा सपोर्ट करता है या ज़मींदारों को ज़्यादा सपोर्ट करता है। छोटे किसानों की मांग को जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा दरकिनार करता है। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो कांग्रेस का क्या मानना था कि अगर हम छोटे किसानों की बात को मानेंगे तो क्या होगा, जो अमीर किसान हैं और जो ज़मींदार हैं हम उनको नाखुश कर देंगे। तो क्या होगा, द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। तो छोटे किसानों के द्वारा जो ये डिमांड किया गया था कि उन्हें भाड़ा ना देना पड़े, उस मुद्दे को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जो कांग्रेस है वो क्या चाहती थी, रिच पीजेंट को एंड लैंडलॉर्ड को नाखुश करना नहीं चाहती थी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन, इसलिए जो गरीब किसान हैं और जो कांग्रेस थी उनके बीच का जो संबंध था वो क्या था, अनसर्टेन था, अनिश्चित था। उनके बीच का जो संबंध है वो कैसा था, अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर आपने समझा गरीब किसानों के लिए स्वराज का मतलब क्या था। एक तो उन्हें रेवेन्यू नहीं देना पड़े, कम देना पड़े, और ज़मींदारों को जो भाड़ा है वो ना देना पड़े, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने जो है वो रिच पीजेंट्स को और पुअर पीजेंट्स को देख लिया है। अब हम देखेंगे बिजनेसमैन क्लास के बारे में, ठीक है। यानी जो व्यावसायिक वर्ग हैं उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों भाग लिया और उनके क्या उद्देश्य थे। तो व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी वे लोग इस आंदोलन से कैसे और क्यों संबंधित थे। तो आगे बता रहे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, कब चल रहा था बताइए, कमेंट में बताइएगा, आप लोग बताइए कमेंट में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था बताइए, 1914 में, 1914 में। कब ख़त्म हुआ था, 1918 में। तो 1914 से लेकर के 1918 तक आपका पहला विश्व युद्ध चलता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में जब पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, इंडियन मर्केंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जो भारत के व्यापारी और उद्योगपति वर्ग थे, हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया, क्योंकि युद्ध के दौरान क्या था, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस वर्ग का बहुत ज़्यादा उस टाइम पर फ़ायदा हुआ था। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया एंड बिकेम पावरफुल, और आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर क्या हुए, ये लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, जो व्यापारी वर्ग था। तो कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी, ठीक है। तो ये लोग क्या चाहते थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे।
तो उसी क्रम में क्या किया, इन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है उसका इन लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो इन लोगों के फेवर में नहीं था। दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत अगर ये लोग काम करते तो इनके काम में बाधा आ रही थी। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। तो जो भारत का जो व्यापारी वर्ग है वो क्या चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके द्वारा जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में उसका डिमांड हो। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, ब्रिटेन से आने वाले सामानों को बढ़ावा दे रही थी। तो व्यापारी वर्ग का मानना था कि जो इंपोर्ट हो रहा है उनके देश में, जो सामानें आ रही हैं उस पर रोक लगाया जाए, जो फॉरेन गुड आ रहा है इंडिया में। एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। तो इस तरीके से क्या किया जाए कि जो पैसे का जो चेंजिंग होता है उस पर भी इनके द्वारा ऐसे कुछ पॉलिसीज़ बनाए जाएं जो आपका बिजनेस क्लास है उसके हित में हो, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, यानी अपने लाभ के लिए, बिजनेस के फ़ायदे के लिए, दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो 1920 में क्या करते हैं ये लोग, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इस नाम से एक संस्था बनाते हैं। और एक और संस्था बनाते हैं ये लोग जिसको फिक्की कहते हैं इन 1927 में, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो 1920 और 1927 में व्यापारी समाज के द्वारा ये दो संस्थाओं का स्थापना किया जाता है ताकि ये लोग अपने बात को, अपने मुद्दों को सरकार के सामने रख सकें। तो लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक है। तो जो पुरुषोत्तम दास हैं, ठाकुर दास, इनके द्वारा क्या किया गया, लोगों को लीड किया गया। एंड जीडी बिरला, ये भी उद्योगपतियों में शामिल थे। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। तो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एकाधिकार चल रहा था उसके विरोध में भी इन लोगों ने आवाज़ उठाया। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इन लोगों ने महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सीडीएम आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें इन लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। व्हेन इट वॉज फर्स्ट लॉन्च, जब स्टार्टिंग में सीडीएम लॉन्च किया गया था तभी से ही इस वर्ग का जो सपोर्ट है वो सीडीएम को मिल रहा था। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन लोगों ने क्या किया, देखिए किसी भी आंदोलन को चलने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो आपका व्यापारी वर्ग था उसने सीडीएम को चलाने के लिए पैसा भी उपलब्ध कराया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज्ड टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, और जो बाहर से वस्तुएं आ रही थीं इन लोगों ने उसके खरीद बिक्री पर क्या किया, रोक लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपके देश में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका खरीदो और उसकी बिक्री करो, जो बाहर से सामान आ रहे हैं उसका बायकाट करो। तो मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है। तो स्वराज के लिए इनका क्या मतलब था कि व्यापार पर क्या हो, ब्रिटिशर्स के जो कानून है वो लागू ना हो। तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि इनका जो व्यापार है वो अच्छे से फले फूले, इनका लाभ हो, इनके लिए स्वराज का मतलब ये था। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कंस्ट्रेंट, बिना किसी कंस्ट्रेंट के, बिना किसी बाधा के जो व्यापार है, जो उद्योग है वो क्या हो, फ्लरिश हो, उसमें समृद्धि आए। तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था। बट आफ्टर द फेल्योर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर के वापस आ जाते हैं, बात नहीं बनती है। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्योर हो जाता है तो बिजनेस ग्रुप्स वेयर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक,
तो जो व्यापारी वर्ग है उसमें क्या होता है, उनके अंदर जो उत्साह है, जो खुशहाली है, उसमें थोड़ा मंदी देखने को मिलता है क्योंकि बात बनी नहीं थी। दे वेयर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। तो जो भारत क्षेत्र में जो उपद्रव हो रहे थे, जो जगह जगह पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही थी सरकार के द्वारा, उसको लेकर के ये जो व्यापारी वर्ग है बहुत ज़्यादा चिंतित था। ठीक है। एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस। और बार बार व्यापार में जो डिसरप्शन हो रहा था, जो बाधाएं आ रही थी, उसको भी लेकर के व्यापारी वर्ग जो था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एमंग द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। और क्या था कि कांग्रेस के जो नए लीडर उभर करके सामने आ रहे थे, उनका जो झुकाव है वो समाजवाद की तरफ ज़्यादा हो रहा था। जो समाजवाद होता है वो पूंजीवाद के खिलाफ होता है। तो इसको लेकर के भी जो आपका व्यापारी वर्ग था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था कि अगर कांग्रेस के नेता समाजवाद की तरफ अपना रुख मोड़ लेंगे, झुक जाएंगे, तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनका जो हित है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है। क्योंकि देखिए जो समाजवाद होता है उसमें क्या होता है, पूरे समाज का इक्वल राइट होता है चीज़ों पर, संसाधनों पर। ठीक है। तो जो व्यापारी वर्ग होता है उसका पतन हो जाता है, समाजवाद अगर समाज में आ जाता है तो समाजवाद के प्रति कांग्रेस लीडर का जो झुकाव था उसको भी लेकर के जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ठीक है, जो श्रमिक वर्ग हैं, वो उन लोगों ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया या उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, अब हम उनके बारे में देखेंगे। तो द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द लार्ज नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो उद्योगों में, कारखानों में काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा संख्या में उन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पूंजीपति लोग थे, जो बड़े किसान थे, सरकार यानी कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही थी। छोटे किसानों को, श्रमिक वर्ग को जो कांग्रेस है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उद्योगपतियों को कांग्रेस नाखुश नहीं करना चाहती थी। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, आर्थिक तौर पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर विरोधाभास था, कॉन्ट्राडिक्शन था। इसलिए जो कांग्रेस है वो इंडस्ट्रियल वर्कर को अपनी तरफ नहीं मोटिवेट कर पाती है। ठीक है। तो लार्ज नंबर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं वो भाग नहीं लेते हैं। हालांकि कुछ मात्रा में जो वर्कर हैं वो भाग लेते हैं, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। ठीक है। तो नागपुर रीजन में, नागपुर का जो क्षेत्र होता है, वहाँ के जो श्रमिक वर्ग होते हैं वो लोग भाग लेते हैं। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, यानी जैसे जैसे जो श्रमिक वर्ग है वो कांग्रेस के जैसे समीप आता गया, वर्कर्स स्टेड अलूफ। ठीक है। तो क्या हुआ, ये लोग जो है इनका सिक्का कांग्रेस में चल नहीं पाता है, श्रमिक वर्गों का। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सीडीएम। लेकिन फिर भी कुछ जो श्रमिक होते हैं वो लोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं। सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडिया ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। और कुछ लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी के जो आइडिया होता है, जो विचार होता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे लाइक बायकाट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार करना, एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस। ठीक है। तो इनका क्या डिमांड था, श्रमिक वर्ग का क्या डिमांड था, इनको जो कम तनख्वाह मिल रहा था, इनको जो कम पैसा मिल रहा था, उसके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे थे और महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो रहे थे कि हमारा जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए। एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, और कारखानों में जिस प्रकार का वातावरण होता है उसमें उद्योगपतियों के द्वारा सुधार किया जाए। तो इस इच्छा के साथ ये लोग जो है सीडीएम में महात्मा गांधी के तहत शामिल होते हैं।
देयर वेयर स्ट्राइक्स बाई रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। तो रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं सीडीएम के तहत उनके द्वारा 1930 में हड़ताल किया जाता है, और जो डॉक वर्कर्स होते हैं यानी जो बंदरगाह गोदी वगैरह का काम करते हैं उनके द्वारा 1932 में हड़ताल किया जाता है। डॉक वर्कर्स का मतलब कि जो आपका जहाज़ों पर जो सामान को लादा जाता है या उतारा जाता है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको डॉक वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा हड़ताल किया गया। इन 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइन। तो 1930 में क्या हुआ कि हज़ारों कर्मचारी जो लोग छोटा नागपुर के टिन कारखाने में काम कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया, वोर पहना, गांधी कैप्स, गांधी जी के सपोर्ट में टोपी को पहना, एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैली एंड बायकाट कैंपेन। और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो हड़ताल चल रहा था, उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया श्रमिकों ने, एंड बायकाट कैंपेन, और इनका जो है बहिष्कार किया। बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स। हमने आपको पहले बताया कि जो कांग्रेस है उसकी इच्छा नहीं थी, ना तो वो छोटे किसानों की बात को सपोर्ट कर पा रही थी, ना ही मज़दूरों को। एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, तो कांग्रेस जो है वो इनको अपने पास समाहित नहीं कर पा रही थी। रीज़न हमने आपको बता दिया, क्योंकि अगर कांग्रेस इनको अपने पास लाती तो जो बड़े किसान हैं और जो उद्योगपति हैं फिर वे जो है कांग्रेस से दूर हो जाते। तो कांग्रेस को लगा, इट फेल्ट दैट दिस वुड अलाइनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियल फोर्स। तो कांग्रेस को लगा कि इतना बड़ा जो जन समुदाय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम श्रमिकों की मांग को अपने साथ जोड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद विरोधी जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ जाएगा। इसलिए जो कांग्रेस है वो क्या करती है, श्रमिक वर्ग को अपने साथ नहीं मिला पाती है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि नागपुर के रीजन में जो श्रमिक हैं वो सीडीएम में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सीडीएम वॉज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि महिलाओं ने भी बड़े स्तर पर इसमें भाग लिया। ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च, यानी जब गांधी जी ने साल्ट मार्च निकाला था, कब निकाला था कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, कहाँ से कहाँ तक निकाला था इसको भी बताइए। ठीक है, तो ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम। तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जब महात्मा गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे थे तो वे अपने घर से बाहर आईं और टू लिसन टू हिम, और महात्मा गांधी की बात को सुनती थी जब वो स्वराज के बारे में लोगों को बताया करते थे। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन हड़ताल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ़ किया जा रहा था उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। मैन्युफैक्चर साल्ट, और जब महात्मा गांधी ने साल्ट को प्रोड्यूस किया तो उसमें भी महिलाओं ने सपोर्ट किया, और महिलाओं ने भी क्या किया, साल्ट को बनाया, मैन्युफैक्चर किया। और क्या किया महिलाओं ने, पिकेट फॉरेन क्लोथ, और जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार किया, एंड लिक्कर शॉप्स, और जो शराब की दुकानें हैं उसके सामने महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी महिलाएं जेल में भी गईं। इन अर्बन एरियाज़, शहरों में, दीज वीमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली, यानी जो ऊंची जात की जो महिलाएं हैं वे शहरों से जो बिलोंग करती थी, वे लोग जो है सीडीएम में महात्मा गांधी का सपोर्ट करती हैं, और उनमें से कई सारी जो महिलाएं होती हैं वो जेल में भी गईं। इन रूरल एरियाज़ दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड्स। गाँव में जिन महिलाओं ने सीडीएम में महात्मा गांधी को सपोर्ट किया वो कहाँ से आती थी, जो समृद्ध किसान हैं उनके परिवार से आती थी। मूव्ड बाई गांधी जी कॉल, यानी महात्मा गांधी के आह्वान पर ये लोग जो है मोटिवेट होती हैं, महात्मा गांधी को सपोर्ट करती हैं। दे बेगन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वीमेन, यानी महात्मा गांधी के बातों से प्रभावित होकर महिलाओं को क्या लगा
कि अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा पवित्र काम और कुछ नहीं हो सकता है। 8. दिस इंक्रीज्ड public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी महिलाओं का जो रहने का तौर तरीका था, सोशली उनका जो पोजीशन था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। ठीक है। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वीमेन। ठीक है। गांधी जी को और बाकी जो भी कांग्रेस के लीडर हैं उन लोगों ने ये कन्विंस किया कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ वीमेन, यानी ये महिलाओं का काम है, कर्तव्य है, टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, यानी घर बाहर की देखभाल करना ये महिलाओं का काम है। बी गुड मदर, एक अच्छी माँ बने, एंड गुड वाइफ्स, एक अच्छी पत्नी बने। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और बहुत लंबे समय तक ये देखा गया कि कांग्रेस जो है वो रिलेक्टेंट था, यानी कांग्रेस की इच्छा नहीं थी कि महिलाएं भी कांग्रेस में आएँ और कोई पोजीशन धारण करें। तो इसके विरोध में थी कांग्रेस आरंभ में। हालांकि बाद में इसमें परिवर्तन होता है, बहुत सारी महिलाएं भी कांग्रेस की अध्यक्ष होती हैं। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। ठीक है। तो जब अभी आपको बताया गया कि अच्छी माँ बने, अच्छी पत्नी बने, घर बाहर का देखभाल करें, तो इन सारे कामों के लिए ही उनको सिम्बॉलिक के तरीके से देखा गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। और काफ़ी अच्छा सेशन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें थी इसमें, आपको हमने बताया। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और वीडियोस को आप लोग देखते रहिए ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।